आज बात करते हैं 1921 में रिलीज हुई मूवी ऑर्फन ऑफ द स्ट्रोम के बारे में। इसके डायरेक्टर थे हमारे रेसिस्ट D.W. ग्रिफिथ। इस मूवी का प्लॉट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था और फ्रेंच रेवोल्यूशन के इर्द गिर्द मूवी चलती है। मूवी दो ऑर्फन्स यानी अनाथ बहनों के इर्द गिर्द घूमती है जिनको एक गरीब पिता ने पाला, लेकिन प्लेग के कारण उनकी मौत हो जाती है। दो बहनों का रोल भी रियल दो बहनें डॉर्थी और लिलियन गिश ने किया था। इसमें जो डॉर्थी होती है वो आगे चल के ब्लाइंड हो जाती है और लिलियन उसकी केयर करती है। अब ये दोनों बहनें पेरिस आती है जहाँ लिलियन को लगता है कि वो एक डॉक्टर को जानती है जो उसकी बहन के ब्लाइंडनेस को ठीक कर सकता है। यहाँ लिलियन जो है उसने अपनी बहन से प्रॉमिस किया है कि वो तब तक शादी नहीं करेगी जब तक लुइस यानी डॉर्थी अपनी आंखों से उसके हस्बैंड को देख के अप्रूव ना करे। अब जैसे ही ये दोनों बहनें पेरिस में आती है, एक लस्टफुल एरिस्टोक्रेट की एंट्री होती है जो अपने करेज यानी घोड़ा गाड़ी से एक बच्चे को कुचल देता है। वो लिलियन की तरफ अट्रैक्ट होता है और उसे किडनैप कर लेता है और ब्लाइंड डॉर्थी इतने बड़े शहर में अकेली रह जाती है और वो 18th सेंचुरी है जहां फ्रेंच रेवोल्यूशन होने वाला है ना जबरदस्त प्लॉट। लेकिन लकीली द शेवेलियन द वेद्रे जो हीरो है इस मूवी का, साइड हीरो भी कह सकते हो, वो इस विलन से ड्यूअल करता है यानी 1-on-1 तलवार से फाइट करता है और लिलियन को छुड़ाता है। दूसरी साइड डॉर्थी को एक महिला अपने साथ ले जाती है जिसके दो बेटे हैं, लेकिन ये आंटी बड़ी डेंजरस है बाबा, या कहो पूरी क्रिमिनल थी बाबा। लुक भी बड़ा डेंजर था इनका। डॉर्थी वहां से जाना चाहती है पर इतना आसान नहीं था। इसी समय उसकी बहन पूरे पेरिस में उसे ढूंढ रही है। एक सीन जो मुझे काफी पसंद आया जो इवन आज के जमाने जैसा था, जहाँ लिलियन अपने लवर की मॉम के साथ है और अचानक वो डॉर्थी के गाने की आवाज सुनती है, लेकिन जब तक वो घर से बाहर आती है डॉर्थी को वापस एविल वुमन अपने साथ ले जाके घर के नीचे के स्टोर रूम में बंद कर देती है। थ्रिल आ जाता है उस सीन में। यहाँ हमारा हीरो लिलियन को प्रॉमिस करता है कि उसकी सिस्टर को ढूंढने में वो मदद करेगा, क्योंकि जब तक वो नहीं मिलेगी लिलियन शादी नहीं करेगी। याद है वो प्रॉमिस? और इसी के साथ फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है जिसको यहाँ फॉरगेट नॉट के नाम से बताया गया है। वो जो सारे नोबेल यानी राजा से जुड़े लोग थे उनको मारने का हुक्म देता है, जिसमें लिलियन फंस जाती है क्योंकि वो भी शेवेलियन के साथ थी। उसका लवर जिसने ड्यूल करके बचाया था उसको। लिलियन को फांसी की सजा होती है। एक बात रह गई कि ये जो फॉरगेट नॉट है वो वही आदमी है जिसके बेटे को कुचला जाता है। शुरुआत में ही मैंने कहा था आपसे वो सीन में। उन्होंने रेवोल्यूशन होने से अपनी पॉलिटिकल पावर बढ़ा ली और बदला लेने निकल पड़े एरिस्टोक्रेट से। लेकिन हमारा डैंग टॉन जो मेरा सबसे फेवरेट कैरेक्टर है इस मूवी में, जो लिलियन को अपनी बहन जैसी मानता है और लास्ट मिनट में अपने भाषण से ट्रायल को घुमा देता है और बचा लेता है लिलियन को। लेकिन बहुत ही अमेजिंग थ्रिलिंग सीन बताया है जो आज की 90% बॉलीवुड फिल्मों में होता है कि एक बाजू लिलियन को फांसी देने की तैयारी है और दूसरी साइड डेंग जी उसको रोकने का ऑर्डर लेके आ रहे हैं अपने घोड़े पर। टाइमिंग इज एवरीथिंग वाला सीन। मेरे आगे की वीडियोस देखी है तो आपको पता ही होगा कि D.W. ग्रिफिथ कौन है और बहुत ही क्वेश्चनेबल फिल्में बनाई हैं उन्होंने आगे। इस मूवी में काफी वियर्ड पॉलिटिकल मैसेज था, लाइक जो पीएसेंट थे यानी मजदूर या किसान वर्ग, उनको भी ये जो एरिस्टोक्रेट यानी राजा और सरकार जो होते हैं बड़े लोग, उनकी भी फीलिंग समझनी चाहिए और एरिस्टोक्रेट है उनको भी पीएसेंट के बारे में सोचना चाहिए। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इस सबको मिलजुल के रहना चाहिए। सबसे अजीब बात तो ये है कि ये उस डायरेक्टर ने बनाया जो बर्थ ऑफ अ नेशन में ब्लैक लोगों को मारना गर्व कहते थे, हीरोइज्म कहते थे। ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ अब। साइलेंट फिल्मों की एक खासियत है कि इन्हें पूरी डब नहीं करनी पड़ती, सिर्फ टाइटल कार्ड बदल लो या उसे ट्रांसलेट कर दो तो आप किसी भी भाषा में उसे देख सकते हो और समझ सकते हो कि आज से 100 साल पहले यूएसए, जर्मनी, रशिया कैसा था या कल्चर कैसा था उनका। इसलिए मुझे साइलेंट फिल्में देखना भी पसंद है और इसे एक्सप्लोर भी मैं कर रहा हूँ और इसी में मुझे ये ऑर्फन ऑफ द स्ट्रोम मिल गई। मुझे ये मूवी खास इसलिए पसंद आई क्योंकि एक तो ये आज के जमाने जैसी बॉलीवुड जैसी मेलोड्रामेटिक है जहाँ आपको पता है कि पोएटिक जस्टिस होने वाला ही है, हीरोइन बचने वाली ही है, लेकिन स्टिल जो टेंशन होती है वो हमें मूवी से बांधे रखती है और बोर होने का मौका तो हरगिज नहीं देती। ऑर्फन्स ऑफ द स्ट्रोम को एक प्ले से लिखा गया था जिसका नाम था द टू ऑर्फन, लेकिन कहाँ ये जाता है कि D.W. ग्रिफिथ ऑन द सेट ही स्क्रीन लिखते थे। एक और खास बात थी D.W. ग्रिफिथ की कि वो बहुत सारे क्रू को एक साथ हैंडल कर सकते थे। रेवोल्यूशन वाले सीन में ये हम देख सकते हैं। साथ में आई डोंट नो कि कुछ सीन्स में सच में बच्चों को घायल किया गया है या नहीं, बट सीरियसली हिला के रख देता है वो सीन।
डब्ल्यू ग्रिफिथ की ये मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप थी। अल्टीमेटली बर्थ ऑफ अ नेशन के बाद डीडब्ल्यू ग्रिफिथ को ऐसी हाई लगी थी कि उससे वो उबर ही नहीं पाए और ऑर्फन्स ऑफ द स्ट्रोम उनकी लास्ट डायरेक्टेड मूवी बनकर रह गई। फिर दिवाला निकल चुका था उनका। परफॉर्मेंस दोनों बहनों का लाजवाब था। हमें टाइटली अपने सीट से बांधे रखती है ये मूवी। भले ही 2 घंटे 30 मिनट जितनी है, लेकिन बोर होने का मौका बिल्कुल भी नहीं देती। सो मेरा रिव्यू है 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। माई वन ऑफ द फेवरेट मूवी ऑफ ऑल टाइम। क्लासिक मूवी लवर हो तो आज ही देख लो। मैं लिख के देता हूँ, पछताओगे तो हरगिज नहीं। यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है। आपने ये मूवी देखी है या नहीं, ये कमेंट कर जरूर बताना, और देखने वाले हो या नहीं ये भी बताना। सो ये था मेरा रिव्यू अबाउट ऑर्फन्स ऑफ द स्ट्रोम। ऐसे ही नए रिव्यूज के साथ फिर मिलेंगे 9 बजे, लेकिन जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर करते जाना। सो मिलता हूँ अगले रिव्यू में, तब तक के लिए सायोनारा।